नमस्कार दोस्तों, मैं आंद्रा एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी के लिए हिंदी के एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल 11 मॉक टेस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल और यूपीएसआई को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसको तुरंत जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है और इसको बनाने में काफ़ी वर्क करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा। ज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है जो आधा ज प्लस ञ के योग से बनता है। क्लियर है? संयुक्त व्यंजन कुल 4 होते हैं। छ से मीन्स छत्री, त्रिशूल, ज्ञ और स्र से श्रमिक। क्लियर है? यहाँ पर जो ड दिया गया है, ढ, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अगर इसके नीचे बिंदी लगा दिया जाए तो ढ और ड़ मतलब ए और डी वाला, इसको द्विगुणी या उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। और ये जो सी वाला अंग है, इसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। इन्हें उष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? सही आंसर यहाँ पर सी होगा। इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। क्लियर? उद्धरण चिन्ह के 2 प्रकार होते हैं। पहला एकल उद्धरण चिन्ह, दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह को सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं और दोहरा उद्धरण चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। क्लियर है? एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी पाठ का नाम, किसी लेखक का नाम, किसी कहानी, उपन्यास का नाम लिखने के लिए एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है का प्रयोग किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही आंसर यहाँ पर सी होगा, कुमुदनी। आप ध्यान दीजिएगा, द पे छोटी की मात्रा होता है और न पे बड़ी की मात्रा होता है। कुमुदनी का अर्थ होता है कमल की तरह का सफ़ेद फूल जो रात में खिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इसका सही आंसर यहाँ पर डी होगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर परिवर्तित होगी। अब गांधी यहाँ पर जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इनको राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है? तो ये क्या है? लोगों की भावनाएं हैं। इन्होंने देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं कि लोगों के अंदर ये भावनाएं जागृत हुई इनके कर्मों को देखकर कि इनको राष्ट्रपिता कहा जाए। तो यहाँ पर सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 समानार्थी शब्दों में पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर योजक चिन्ह के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति मतलब जो शब्द आया है पुनः दोबारा वही शब्द आ जाए का एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। धन दौलत, इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मान मर्यादा, इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब जो थोड़ा सा और योजक चिन्ह के बारे में जानते हैं। जो तुलनावाचक शब्द होता है जैसे सा, सी, से, इसके पहले भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा चाँद सा चेहरा, अब यहाँ पर चाँद के बाद सा आया हुआ है, तुलनावाचक शब्द है, तो चाँद और सा के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा फूल सी मुस्कान, तो यहाँ पर फूल सी आया है
तो फूल सी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? सही आंसर यहाँ पर सी होगा, विशेषण पदबंध है। देखिए यहाँ पर स्त्रियां जो दिया गया है ये क्या है? संज्ञा या विशेष्य है। तो संज्ञा या विशेष्य के पहले क्या आता है? विशेषण पदबंध आता है। पानी यहाँ पर कर्म है, भरने जा रही है क्या है? क्रिया है। क्लियर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए होगा। जैसे हमने कहा काला घोड़ा, तो यहाँ पर काला क्या है? विशेषण है, और घोड़ा क्या है? संज्ञा है। क्लियर है। अब आगे थोड़ा देखते हैं। अब क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। सही आंसर यहाँ पर बी होगा, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय क्या होते हैं? जैसे हमने कहा और, अथवा, किंतु, परंतु, ये संयोजक अव्यय होते हैं। तो जब साधारण और मिश्र वाक्य मिलेगा तो उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, राम ने पढ़ाई की, ये आपका साधारण वाक्य है। अब आगे हमने बोला और श्याम ने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर और जोड़ा गया है, श्याम ने कहा कि मुझे नहीं पढ़ना, ये मिश्र वाक्य है। तो इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? सही आंसर यहाँ पर डी होगा। हथियाना एक नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना और शर्म से शर्माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? सही आंसर यहाँ पर बी होगा, भर होगा। यहाँ पर भर का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। तो जो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है, ये संबंध बोधक अव्यय का एक प्रकार है जिसमें भर आता है। ठीक है। अब इसमें हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लगभग हो गया, मात्र, तक, अंतर्गत आदि। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। सही आंसर यहाँ पर डी होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। क्या होगा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युवक शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही शब्द छांटिए। तो युवक का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पर सी होगा, युवक का युवती होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की संज्ञा दी, संज्ञा नहीं सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? तो यहाँ पर सही आंसर ए होगा, सजा दी ये त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर जब मृत्यु दंड का प्रयोग हो गया है तो सजा देना वो उसके अंदर आ गया। ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? सही आंसर यहाँ पर डी होगा, ये पूर्ण वर्तमान काल है। यहाँ पर ना तो संदिग्ध है ना ही अपूर्ण है। क्लियर। अगला दिया गया है, वाच्य कितने प्रकार के हैं? सही आंसर यहाँ पर एक होगा, वाच्य 3 प्रकार होते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिनसे वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता हो। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। तो सही आंसर यहाँ पर ए होगा, में हुआ है ना, तो ये अधिकरण है। में और पर, इन दोनों को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गधा का तत्सम रूप क्या होगा? सही आंसर डी होगा, गर्दभ होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द क्या है? तो सही आंसर डी होगा, रेलगाड़ी यहाँ पर संकर शब्द है। रेल प्लस गाड़ी, रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। ठीक है। तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। अगर हम संकर शब्द के कुछ और उदाहरण की बात करें तो छायादार, सीलबंद इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, इसमें अक्कड़ का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग? अक्कड़। भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़। अगर हम अक्कड़ प्रत्यय से निर्मित कुछ और शब्दों की बात करें, जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, फक्कड़, भुक्खड़, लक्कड़ इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर बी होगा, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, जबकि विराग का अनुराग तथा तिरोभाव का आविर्भाव होगा। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, अनिल नहीं होगा, अनिल वायु का पर्यायवाची होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया सकता? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा कि पात्र का प्रयोग धात्री की जगह पे नहीं कर सकते, बाकी और सभी धात्री के अनेकार्थी शब्द हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या है? सही आंसर यहाँ पर बी होगा, उसे हौदा कहते हैं। ठीक है। ये जो बख्तर का प्रयोग किया गया है, गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग किया जाता है। घोड़े की पीठ पर जो रखा जाता है गद्दी, उसे जीन कहते हैं। और जो काठी क्या होता है? काठी उसे कहते हैं कि वह जीन जिसके नीचे का भाग, जिसके नीचे काठ लगा होता है, उसे काठी कहा जाता है। या काठी के हम और अर्थ कर सकते हैं, शरीर की जो बनावट होती है उसे भी काठी कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि लंबे काठी कद का है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी होगा, पौ प्लस, अभी देखिए यहाँ पर वन दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर वन नहीं, अन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ और न। तो इसको आप लोग सुधार लेंगे। पौ प्लस वन नहीं होगा, क्या होगा? अन होगा। तो ये हो जाएगा पावन होता है। ठीक है। यह अयाद संधि का उदाहरण है। अयाद संधि क्या होता है? जब ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे भिन्न स्वरों से हो तो इसे अयाद संधि कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा, विद्याभ्यास, अर्थात विद्या का अभ्यास। इसमें तत्पुरुष समास है। बाकी नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, इन तीनों में क्या है? कर्मधारय समास है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, पराधीन, पर के अधीन, दूसरे के अधीन, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा? संबंध कारक तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो जिस समास का पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्लियर है। अब यहाँ पर जो और शब्द दिया गया है, मुनिवर, इसमें कर्मधारय समास है। सुसंग, इसमें भी कर्मधारय समास है। सुसंग मतलब होता है जो प्रिय हो, जिसका संगत प्रिय हो। और यहाँ पर जो दत्त चित्त दिया गया है, इसमें बहुब्रीहि समान है। दत्त चित्त का मतलब तल्लीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राम आया और श्याम चल दिया। तो राम आया और श्याम चल दिया, ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अगले पेज पर है। तो राम आया और श्याम चल दिया, अब इसमें से आपको मिश्र में बदलना है। तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ठीक है, यह जो कविता है यह जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। ठीक है, इसमें रस पूछा है, तो सबसे पहले इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसका अर्थ ये हुआ कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से भारत माता यह पुकार कर रही हैं अपने अमरवीर जवानों से कि इस हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जो अंग्रेजों का राज्य हो गया है, कब्जा हो गया है, उससे स्वतंत्रता के लिए पुकार रहे हैं कि उससे हमारे वीर जवान उससे क्या करें, हमको मुक्ति दिलाएं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी होगा। वीर रस का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, अब वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। तो ये जो कविता दिया गया है, इसको पढ़ने से जो भारत के वीर जवान हैं उनके अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है, इसलिए क्या होगा, वीर रस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कछ के बिना न जी सकेगी। यह निश्चित, फूल सी, यहाँ पर सी का प्रयोग किया ना, फूल जैसा सी। तो यहाँ पर जब तुलना की बात हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा, पहला। अब देखिए, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी, जिसका भावमयी भी काफ़ी मृदु है। देवयानी, देवयानी किसे कहते हैं, अगर हम बात करें पुराण की तो शुक्राचार्य की कन्या जो राजा ययाति की पत्नी थी, उन्हीं का नाम देवयानी थी। तो यही एक क्या कर रही हैं, कच्छ के बिना न जी सकेंगी। कच्छ का मतलब होता है केस या बाल कहते हैं, तो ये बाल के बिना नहीं जी सकेंगी। तो यहाँ पर फूल सी, सा, सी, सरिस, तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ बिना कारण के ही संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। सही आंसर ए होगा, विभावना। मतलब बिना कारण के ही कार्य की संभावना। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो बिना पग के चल रहे हैं, तो यहाँ मतलब कारण नहीं है, फिर भी कार्य हो रहा है। बिन पग चले सुने बिनु काना, और बिना कान के क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार है। और यहाँ पर ऐसा कौन ऐसा कर सकता है, तो वो भगवान स्वयं ऐसा कर सकते हैं। अगला दिया गया है, बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है। सही आंसर यहाँ पर सी होगा, बहुत मीन मेख निकालना। बाल की खाल निकालना का मतलब बहुत मीन मेख निकालना। अगला क्वेश्चन है, कांठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा। तो सही आंसर डी होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्लियर है। तो ये थे हमारे आज के मॉक टेस्ट नंबर 11। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट सेशन में पुनः नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।